राधे राधे प्यारे साथियों, सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज फिर आप सबके मध्य चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। आज हमारी चर्चा का विषय नाटक है। जी हाँ, पिछले 2 दिन से हम नाटक पर चर्चा कर रहे हैं। आज तीसरा नाटक पर चर्चा का दिन है, अर्थात आज की क्लास तीसरी क्लास है जो नाटक पर आधारित है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं नाटक पर और बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाएं। आप सबका हार्दिक स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है प्रद्योत गुरुकुल में। आप ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। दिल गदगद हो जाता है। आप सबके आंसर बहुत अच्छे आते हैं, आप उत्तर भी अच्छे देते हो, तैयारी भी बहुत अच्छे कर रहे हो और आप नोट्स बना बना कर लिख लिख कर तैयारी कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ही तैयारी करते रहो और आपकी सफलता हमारे परिश्रम को एक नया रूप देगी। आपकी सफलता हमें नई खुशी देगी। आपकी सफलता हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो हम आपकी सफलता के लिए प्रयासरत हैं। चलिए बात करते हैं बिना किसी देर के। ठीक है, आज प्रश्नोत्तरी नाटक पर आधारित है। आज की प्रश्नोत्तरी नाटक के लिए है। नाटक पर 2 प्रश्नोत्तरी आपको मिल चुकी हैं। दोनों प्रश्नोत्तरी बहुत महत्वपूर्ण थी। अब तीसरी प्रश्नोत्तरी आज हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होने वाली है। आप ये मत सोच लेना मन में कि 2 हमने पढ़ लिए तो हमारे नाटक पूरे हो गए। ठीक है, 2 पढ़ लिए, 2 से ही नाटक पूरे होने वाले नहीं हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आप प्रश्न देख के ही अंदाजा लगा लोगे। केवल 2 ही प्रश्नोत्तरी, 40 प्रश्न ही नहीं है, उनकी व्याख्या ही नहीं है। नाटक बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है इसका। हिंदी साहित्य का इतिहास नाटक पर आधारित ये तीसरी वीडियो है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी जो हम आपको दे रहे हैं ये 17वीं है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, और सभी साथियों से यही अनुरोध है हमारा कि प्रश्न का उत्तर साथ के साथ अवश्य दिया करें। अंत में अपने प्रश्नों की संख्या चेक करके जरूर बताया करें कि हमारे 20 में से 20 सही हैं, 19 हैं, 18 हैं, 17 हैं, 15 हैं, कितने हैं। जितने भी सही हों ईमानदारी से आप अपना मूल्यांकन करिए और मूल्यांकन करने के बाद आप हमें अवगत अवश्य कराइए। ठीक है, और अवगत कराएं जिस मैसेज में, उसमें आप अपना स्थान जरूर बता दिया करें, जिससे कि हमें पता लगे आप कहाँ से जुड़े हुए हैं। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी सभी परीक्षाओं के लिए है। हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाएं जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड, प्रवक्ता, राजस्थान की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और लेक्चरर परीक्षा, इसके साथ मध्य प्रदेश एमपी वर्ग 2, बिहार की परीक्षा, उत्तराखंड की, हरियाणा की, झारखंड, छत्तीसगढ़, सभी हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होने वाली है। तो पहला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देर के, सीधे सीधे प्रश्न देखते हैं। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध। ठीक है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह कथन हमने पहले भी 1-2 बार आपको बताया है। यह कथन आपको पहले भी बताया है। नाटक पर चर्चा हो रही है और इस कथन पर चर्चा न हो ऐसा संभव नहीं है। और हमने आपको ये भी बताया है कि काव्य की विधाओं में नाटक सर्वश्रेष्ठ है। ये प्रश्न कई बार आया है परीक्षाओं में। काव्य की विधाओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है? काव्य की विधाओं में सबसे श्रेष्ठ नाटक है। कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयः। काव्यों में सर्वश्रेष्ठ है नाटक और नाटकों में सर्वश्रेष्ठ है अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम में जो अंक हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ अंक है 4था और उस 4थे अंक में भी सर्वश्रेष्ठ श्लोक हैं 4। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है
तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये आपको याद होना चाहिए। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्राप चतुर्थो अंकार तत्र श्लोक चतुष्टया। ठीक है, तो काव्य में नाटक श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? इसमें हमारी दृश्येंद्रिय काम करती है, श्रवणेंद्रिय काम करती है, अर्थात अधिक इंद्रियां कार्य करती हैं, अधिक ज्ञानेंद्रियां कार्य करती हैं, इसलिए ये श्रेष्ठ है। सुनने वाले में सिर्फ एक इंद्रिय होगी, देखने वाले में सिर्फ एक होगी, लेकिन इसमें सुनना, देखना और सब कुछ है, इसलिए ये नाटक सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, तो नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। उक्त कथन किसका है? ठीक है, अलका का है, गौतम बुद्ध का है, नंद का है या सुंदरी का है? कौन सा विकल्प सही है? पहले तो इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि उक्त कथन किस नाटक से है। ठीक है, तो ये नाटक है लहरों के राजहंस। कौन से नाटक से है? लहरों के राजहंस। कौन से नाटक से है? ये लहरों के राजहंस। ठीक, दूसरा प्रश्न, ये नाटक किसका है? तो ये नाटक है मोहन राकेश जी का। किनका है ये? मोहन राकेश का, बहुत महत्वपूर्ण नाटक। ठीक है, तीसरी बात, जो मोहन राकेश का नाटक है, इस नाटक में ये कथन किनका है? तो ये कथन डी विकल्प सही है, सुंदरी का है। इस नाटक के सबसे महत्वपूर्ण पात्र जो हैं, इसका नायक माना जाएगा तो वैसे अधिकांश ये है इसका मुख्य पात्र नंद, और मुख्य पात्र स्त्रियों की बात की जाएगी तो है सुंदरी। ठीक है, ये जो सुंदरी है इसका नाम भी सुंदरी है और ये अनिंद्य सुंदरी है। अनिंद्य सुंदरी का अर्थ जानते हैं आप? अनिंद्य सुंदरी है। ठीक है, इससे अपने रूप पर बहुत दर्प है। ठीक है, इससे अपने रूप पर बहुत दर्प है और ये गौतम बुद्ध के बारे में कहती है। यशोधरा या उनकी पत्नी, गौतम बुद्ध की पत्नी की सुंदरता की खिल्ली उड़ाती है और ये कहती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। अपने रूप सौंदर्य पर बहुत दर्प करती है, घमंड करती है और नंद को बुद्ध होने से या भिक्षु बनने से रोकती है। और नंद क्या है? एक तरफ सुंदरी, ठीक है, और दूसरी तरफ बुद्ध। एक तरफ सुंदरी और दूसरी तरफ बुद्ध। अब ये दो पाले हो गए नंद के लिए। अब जो नंद है वो क्या कर रहा है? नंद है, कभी यहाँ नंद है मान लीजिए। अब ये नंद क्या करता है? कभी तो इनके पास पहुँच जाता है तो कहता है कि मैं तो भाई भिक्षु बनूंगा। फिर इधर आ जाता है तो कहता है कि मेरी पत्नी तो बहुत सुंदर है, मैं भिक्षु नहीं बनूंगा। फिर इधर पहुँच जाता है तो कहने लगता है कि नहीं नहीं मैं तो भिक्षु बनूंगा। फिर इधर आ जाता है तब कहता है कि नहीं नहीं मैं भिक्षु नहीं बनूंगा। तो जैसे लहरों में राजहंस होता है, इधर उधर होता है, इधर उधर होता है, वैसे ही नंद की स्थिति है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा, ये पात्र याद हो गए होंगे। अब ये हालांकि इसको जो दर्प था वो टूटता है। नंद जब भिक्षु बनकर आता है, सिर मुड़ाकर आता है, तो इसका दर्प टूट जाता है, घमंड टूट जाता है। अपनी सुंदरता पर जो दर्प कर रही थी वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण कथन है और वेरी इंपॉर्टेंट कथन, आप इसे लिख लेंगे, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये चारों ही पात्र इससे जुड़े हुए हैं, 4 पात्र भी आपको मिले इसके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। बहुत शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखो प्रश्न बड़ा है, मेहनत लगी है, लिखने में मेहनत लगती है भाई, लिखने में मेहनत लगती है। आप इतना लिखोगे तो आपको पता लगेगा कितने घंटे लगते हैं लिखने में। ठीक है, और लिखने से याद भी होता है और लिखने से हमारा राइटिंग भी सुधरता है, गलतियां भी सुधरती हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखने से अच्छी होती हैं। तो लिखा करिए, अवश्य लिखा करिए, पढ़िए क्या लिखा है। दूसरा प्रश्न, मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और मेघ है, यहाँ की हरितिमा है, हरिणी के बच्चे हैं, पशुपालक हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊँगा। उक्त कथन कौन कहता है? ठीक है, अब बताइए, बेहद शानदार प्रश्न,
वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, प्रश्नों की प्रकृति देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण है। कथन तो आपको बहुत पढ़ने हैं, कथन पर हम रोज आपको बताते हैं, हर रोज कथन बहुत महत्वपूर्ण कथन आ रहे हैं परीक्षाओं में, और ये कथन बहुत ऊंच नीच कर रहे हैं। कथन आपका सही है तो आप आगे बढ़ जाएंगे, और कथन आपका गलत है तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। कथन अधिक गलत होते हैं लोगों के, इसलिए कथन पर विशेष जोर दीजिए। ठीक है, कथनों पर विशेष जोर दीजिए, उन्हें तैयार कीजिए। अब ये मैं अनुभव करता हूँ, ठीक है, नंद सुंदरी से कहता है, कालिदास मल्लिका से कहता है, मनोज बिन्नी से कहता है, या अब्दुल्ला सलमा से कहता है। बताओ कौन किससे कह रहा है, ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। विकल्प भी अच्छे हैं, प्रश्न के साथ साथ उत्तर के विकल्प भी सुंदर हैं भाई। उत्तर के विकल्पों पर भी ध्यान दिया करिए, उत्तर के विकल्पों पर भी हम बात करते हैं। देखो, मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से, मतलब ये ग्राम प्रांत है, गांव है, वो हमारी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, अर्थात कई तरह से इस भूमि से जुड़ा हूँ। व्यक्ति अपनी ग्राम भूमि से, जन्मभूमि से कई सूत्रों से जुड़ा होता है, ये जन्मभूमि ही है। ठीक है, और कहा गया है जननी जन्मभूमिश्च, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो ये कहता है कि कई सूत्रों से मैं जुड़ा हूँ, अर्थात जन्मभूमि से व्यक्ति कई तरह से जुड़ा होता है। ठीक है, सिर्फ जन्म होने के कारण ही नहीं, बहुत सारी भावनात्मक रूप से और अन्य तरीकों से। ठीक है, उन सूत्रों में तुम हो, उन सूत्रों में जिन सूत्रों से ये जुड़ा हुआ है भूमि से, अपने ग्रामीण अंचल से, ग्रामीण क्षेत्र से, उनमें से एक तो तुम हो। यह आकाश और मेघ हैं, इनके कारण भी जुड़ा है। यहाँ की हरितिमा है, हरा भरा क्षेत्र है, इसके कारण भी ये जुड़ा है इस भूमि से। हरिणी के बच्चे हैं, अर्थात हिरणी के बच्चे हैं, उस कारण से भी जुड़ा है। पशुपालक हैं, पशुओं का पालन करने वाले लोग हैं, उनसे भी जुड़ा है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा, यदि यहाँ से मैं गया तो अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। इसलिए अपनी मातृभूमि कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। आप किसी भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, चाहे कितनी भी अच्छी जगह पहुंच जाएं, लेकिन मातृभूमि से जुड़ा रहना चाहिए। जहाँ आपका जन्म हुआ है, जन्मभूमि है, उससे अवश्य जुड़े रहना चाहिए। अब ये नंद सुंदरी से कहता है नहीं, कालिदास मल्लिका से कहता है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोग उत्तर दिया करें, सभी लोग दिया करें। ठीक है, जिनकी मजबूरी है नहीं लिख सकते हैं, कोई काम कर रहे हैं, वीडियो चला के रख ली है, कोई बात नहीं, लेकिन जो देख रहे हैं और फ्री हैं, जिनके हाथ फ्री हैं, वो अवश्य कमेंट किया करें। ठीक है, कालिदास कहता है मल्लिका से। ठीक है, बी विकल्प सही है। अब यहाँ ये भी देख लो, नंद और सुंदरी कौन से नाटक के पात्र हैं, अभी बताया है। कौन से हैं? लहरों के राजहंस। ठीक है, ये पात्र काय के हैं? लहरों के राजहंस के। ठीक, अब दूसरा ये है कालिदास और मल्लिका, ये काय का है? आषाढ़ का एक दिन। ये काय के पात्र हैं? आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन। ठीक, आषाढ़ का एक दिन। ये मनोज और बिन्नी, ये काय के पात्र हैं? आधे अधूरे। मनोज और बिन्नी काय के पात्र हैं? आधे अधूरे नाटक के। ठीक है, ये सारे नाटक हैं। ठीक, और अब्दुल्ला और सलमा ये कौन से नाटक के पात्र हैं? पैरों तले जमीन। ये कौन से नाटक के पात्र हैं? पैरों तले जमीन, पैरों तले जमीन। ठीक है, अब ये हो गए 4 नाटक, और ये चारों नाटक किनके हैं? मोहन राकेश जी के हैं। किनके हैं? मोहन राकेश जी के। ठीक है, मोहन राकेश जी के ये नाटक हैं। 3 इन्होंने लिखे थे, चौथा इन्होंने पूरा नहीं कर पाया था, जो इनके मित्र कमलेश्वर जी ने पूरा किया है। तो दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण जानकारी के साथ पूरा हुआ। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, आपको अवगत करा दें, कल की PDF हमने आपको दे दी है प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर। हम वीडियो के नीचे लिंक दे देते हैं, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और PDF क्लिक करने पर आप सीधे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। है क्या कि ज़्यादातर लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर टेलीग्राम नहीं मिल रहा, टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा। तो आप
कुछ नहीं करना है, वीडियो के नीचे कमेंट सेशन में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाना है और वहाँ पर आप देखोगे हम प्रत्येक लगभग अब तो हर वीडियो में ही कमेंट बॉक्स में एक मैसेज कर देते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करोगे टेलीग्राम प्रद्योत गुरुकुल नाम से ही है, आप वहाँ जुड़ जाएंगे। तो पीडीएफ हमने कल वाली भी आपको उपलब्ध करा दी है, परसों वाली भी करा दी है और आज वाली पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो आप पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। बाकी आप चलिए तीसरा प्रश्न देख लीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, बहुत स्तरीय प्रश्न है, चाहे उच्च कोटि का पेपर आए, चाहे निम्न कोटि का आए, चाहे हल्के स्तर का आए, चाहे गहरे स्तर का आए, आपको प्रश्नोत्तरी से लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, तो हमने इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि बहुत सरल आए तो भी प्रश्न आपको देखने को मिले और बहुत कठिन आए तो भी मिले। ठीक है, चलो सुशील, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लिखने में ये दंत्य स बनेगा। ठीक है, सुशील कुमार किस नाटक, सुशील कुमार सिंह का नाटक है, सुशील कुमार सिंह का नाटक है, कौन सा है? सिंहासन खाली करो, वो सिंहासन खाली है। सुवास, वीरगत, राम रच राखा, यहाँ रच है, क्या है ये? राम रच राखा। बोलो कौन सा नाटक है, कौन सा नाटक है? सुशील कुमार सिंह का नाटक बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए सुशील कुमार सिंह का नाटक कौन सा है? बताओ। सिंहासन खाली है, ए विकल्प, बी सुवास, सी वीरगत और डी राम रच राखा। बताओ, बहुत शानदार प्रश्न, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बताओ बताओ, ए बी सी या डी? 1-2 सेकंड का उत्तर, सभी साथी उत्तर दिया करें। सुशील कुमार सिंह का नाटक है सिंहासन खाली है। इस नाटक को लिखा है सुशील कुमार सिंह ने। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, आपको ये जानकारी मिल गई। अब है दूसरा सुवास। तो ये सुवास किनका है? ये सुवास नाटक किनका है? ये नाटक है काशीनाथ सिंह का। किनका है? काशीनाथ सिंह। ठीक है, सुवास। और इसकी विषय वस्तु क्या है? सुवास की विषय वस्तु क्या है? बुद्धिवादियों पर। ठीक है, बुद्धिवादियों पर तीखा प्रहार किया गया है। बुद्धिवादियों पर तीखा प्रहार किया गया है। तीखा प्रहार किया गया है इस नाटक में। कौन से नाटक में? सुवास। कौन से में? सुवास में। ठीक है, अब वीरगति किनका है? बताइए, कमेंट करके बताइए। वीरगति बहुत महत्वपूर्ण है। वीरगति किनका है? असगर वजाहत। किनका नाटक है? असगर वजाहत का। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो गया। और राम रच राखा, ये किनका है? मृणाल पांडेय। ठीक है, मृणाल पांडेय का नाटक है। कौन सा? राम रच राखा। राम रच राखा मृणाल पांडेय का नाटक है। ठीक है, राम रच राखा याद कैसे करेंगे? राम रच राखा, राम ने क्या रचा है? मृणाल। मृणाल क्या होता है? कमल की डंडी। मृणाल का अर्थ क्या होता है? कमल की डंडी। ठीक है, अब ये 4 प्रश्न मिले आपको, बहुत महत्वपूर्ण। सुशील कुमार सिंह का नाटक ए विकल्प से ही तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। आइए चलते हैं आप अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत आभार है जो आप इतना सारा स्नेह दिखाते हैं। अवसरवादी प्राध्यापकों पर व्यंग्य। अवसरवादी प्राध्यापकों पर व्यंग्य। ठीक है, ये वर्ड विषय है, ये वर्ड विषय है। बताइए, अवसरवादी प्राध्यापकों पर व्यंग्य किस नाटक की कथा वस्तु है?
किस नाटक की कथा वस्तु है ये आपको बताना है। बहुत सरल है और बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सरल भी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। बताइए। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, तीसरा हाथी, एक और द्रोणाचार्य, एक और अजनबी। बताओ, बताइए कौन सा है। चौथे प्रश्न का ए, बी, सी या डी शीघ्रता के साथ उत्तर दिया करिए। सभी साथी उत्तर दिया करें, ठीक है, सभी साथी उत्तर दिया करें, बहुत महत्वपूर्ण है। अवसरवादी प्राध्यापकों पर व्यंग्य, ये सब जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान जाओ, ठीक है। प्राध्यापकों की बात हो रही है तो इसका मतलब है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य भी गुरु थे और प्राध्यापक भी गुरु होते हैं, अर्थात आज के समय में प्राध्यापकों द्वारा, प्रोफेसर द्वारा जो भेदभाव किया जाता है छात्रों के प्रति, ठीक है, छात्रों के साथ जो व्यवहार किया जाता है उसी कथा वस्तु को बनाकर ये नाटक लिखा गया है डॉक्टर संकेत शेष द्वारा, ठीक है। एक और द्रोणाचार्य किसने लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक। इसका हमने कल मुख्य पात्र बताया था, एक जो परीक्षा में पूछा जाता है। ये बताओ कौन था मुख्य पात्र, कमेंट करके बताओ इसका। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक बताओ, ठीक है, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक। अब इसकी कथा वस्तु भी समझ लो, बात कथा वस्तु की हो रही है तो इसकी भी समझ लो, ठीक है। नपुंसक पति, नपुंसक पति और उसकी पत्नी की नीयत, और उसकी पत्नी की नीयत, ठीक है, पर आधारित है ये, पर आधारित, ठीक है। नपुंसक पति और उसकी पत्नी की नीयत पर आधारित ये नाटक है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। किनका है ये, किनका है ये आपको पहले भी बता दिया गया है, सुरेंद्र वर्मा का है। किनका नाटक है ये, बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, सुरेंद्र वर्मा का है। और इसकी मुख्य पात्र कल बताई थी, कौन सी थी, शीलवती, ठीक है, जो बहुत आती है परीक्षा में, ठीक। अब है तीसरा हाथी। तीसरा हाथी, पहले तो ये नाटक है किसका ये बताइए। तीसरा हाथी किनका है, तीसरा हाथी किनका है, तीसरा हाथी किनका नाटक है, कमेंट करें। तीसरा हाथी किनका नाटक है, कमेंट करके बताएं। बताइए, शीघ्रता से बताया करिए। रमेश बख्शी का है, ठीक है। तीसरा हाथी किनका है, रमेश बख्शी का। अब इसकी विषय वस्तु बताइए। तीसरा हाथी की विषय वस्तु क्या है, तीसरा हाथी की विषय वस्तु क्या है, कथा वस्तु क्या है, बता दीजिए, ठीक है, बोलो बोलो क्या है। तीसरा हाथी की विषय वस्तु क्या है, पीढ़ीगत अंतराल, क्या है, पीढ़ीगत अंतराल। इस नाटक में पिता पुत्र पिता को गालियां देता है, पुत्र पिता को गालियां देता है, ठीक है, पुत्र पिता को गालियां देता है। कौन से नाटक में, बहुत महत्वपूर्ण कथा वस्तु है, ठीक है, रमेश बख्शी का तीसरा हाथी, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, ठीक है। घोड़ा नाटक का है इसे, कैसा नाटक का है, घोड़ा भद्दा नाटक, ठीक। क्यों, क्योंकि पुत्र को गाली देते हुए दिखाया गया है, पिता को गाली देता है पुत्र, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा हाथी। अब है एक और अजनबी, एक और अजनबी, ये किनका है, एक और अजनबी, एक और अजनबी यही लिखे दे रहे हैं, ये है मृदुला गर्ग का। किनका है, एक और अजनबी नाटक किनका है, मृदुला गर्ग का, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक और अजनबी किनका है, मृदुला गर्ग का है, ठीक है। और इसकी कथा वस्तु क्या है, इसकी कथा वस्तु भी सेक्स के इधर उधर घूमती है, काम भावना के इधर उधर घूमती है, ठीक है। इसकी कथा वस्तु भी इधर उधर घूमती है, बहुत महत्वपूर्ण नाटक, ठीक है, घूमती है,
ये देखो 4 नाटक, चारों के लेखक और चारों की विषय वस्तु, और बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु ये परीक्षाओं के लिए है, परीक्षाओं में पूछी गई है और पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये चौथा प्रश्न आपके लिए एकदम रामबाण। चलिए, ब्रह्मास्त्र, ऐसा ब्रह्मास्त्र जो निष्फल न हो, पाशुपतास्त्र। ठीक है, शिव जी से कौन सा अस्त्र लिया था? अर्जुन ने कौन सा अस्त्र लिया था बताइए, कमेंट करिए। इसमें न तो कामाध्यात्म की समस्या है, यद्यपि नंद काम और अध्यात्म के बीच भटकता दिखाई देता है, और न घर की तलाश की समस्या है, यद्यपि नंद घर के बाहर भीतर चक्रवात की तरह घूमता रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। यहाँ से हम इसे ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे करके एक, ठीक, और दूसरा यहां से और यहां तक, ऐसे करके हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इसे संक्षेप में ऐसे भी आ सकता है परीक्षा में कि इसमें न तो कामाध्यात्म की समस्या है और न घर की तलाश की समस्या। ऐसे भी आ सकता है, इतना ए है, और दूसरा फिर यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, जितना अंडरलाइन कर दिया है उतना भी आ सकता है। कितना? इसमें न तो कामाध्यात्म की समस्या है और न घर की तलाश की समस्या। ठीक, अब कामाध्यात्म से संबंधित ये बात है और घर की तलाश से संबंधित ये बात है जो हमने बॉक्स में लिख दी है। क्या? कि इसमें न तो कामाध्यात्म की समस्या है, यद्यपि, हालांकि, फिर भी, यद्यपि नंद काम और अध्यात्म के बीच भटकता दिखाई देता है। काम सुंदरी की ओर आता है तो काम भावना से भटकता है, काम भावना की ओर, और जब गौतम बुद्ध की ओर जाता है तो अध्यात्म की ओर भटकता है। ये है काम, ये है अध्यात्म। ठीक है, तो ये भटक रहा है। कौन है? नंद। कौन है? नंद। ठीक है, इधर को भी भटक रहा है, इधर को भी भटक रहा है। तो न तो अब ये कह रहे हैं कि इसमें काम अध्यात्म की भावना नहीं है, ठीक, समस्या नहीं है। अब दूसरा, न घर की तलाश की समस्या है, यद्यपि नंद घर के बाहर भीतर चक्रवात की तरह घूमता है। घर की तलाश भी नहीं है, अब घर के बाहर भीतर चक्रवात की तरह घूम रहा है, घूम रहा है, बाहर जाता है, फिर अंदर आ जाता है, फिर बाहर जाता है, फिर अंदर आ जाता है, फिर सुंदरी के पास आता है, फिर पहुंच जाता है नंद के पास। नंद के पास वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है नंद, तो कहता है कि हम भिक्षु बनेंगे, फिर कहने लगता है कि नहीं, हम तो अपनी पत्नी के पास रहेंगे। तो लहरों के राजहंस के संदर्भ में यह कथन किसका है? बहुत शानदार कथन, नंबर 1 कथन। ठीक है, बताइए। डॉक्टर बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, नामवर सिंह। 4 विकल्प दिए हुए हैं, शानदार प्रश्न है। बता दीजिए भाई, बताइए। थोड़ा तो समय आपको मिलना ही चाहिए इस प्रश्न के लिए। बहुत शानदार प्रश्न है, शानदार उत्तर देते हो आप, दिल खुश हो जाता है। और कई बार आपके कुछ प्रश्नों पर उत्तर गलत भी होते हैं, कोई बात नहीं, उत्तर दिया करो। गलत हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाए, कोई बात नहीं, परीक्षा में गलत ना हो। ठीक है, आप तैयार कर लें। तो इस डर से कि हमारा गलत न हो जाए, उत्तर न देना ये गलत बात है। गलत हो जाए चाहे सही हो जाए, आपको जो आ रहा है वो आप बताइए। ठीक है, आपको जो अच्छा लग रहा है उत्तर, उस उत्तर पर आप चर्चा अवश्य कीजिए। इसका उत्तर सही है, इसका उत्तर आपके अनुसार चाहे कोई भी सही लग रहा हो आपको, लेकिन इसका उत्तर है सही ए वाला। ठीक है, ए, डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है और डॉक्टर बच्चन सिंह के कथन बहुत आ रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति के बारे में कहा, क्या कहा है? बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत आ रहा है। क्या कहा है? विद्यापति की कविता को श्रृंगारिक कहना, आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। ठीक है, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। तो बच्चन सिंह के कथन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल परीक्षाओं में, तो इन पर हम विशेष ध्यान देंगे। इनके कथन हम आपको यहाँ भी लेके आए हैं और हम अलग से भी आपको कराएंगे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथन किनका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। बहुत अच्छा, इसमें न तो कामाध्यात्म की समस्या है,
ये कौन से नाटक से संबंधित है? लहरों के राजहंस। और ये है किनका? ये किनका है? ये आपको बता दिया गया है। चलो 5वां प्रश्न हो गया। अब छठा। अरे छठा प्रश्न विकल्प नहीं लिखे हैं। चलो कोई बात नहीं, ऐसा है, पेपर बनाते हैं, बीच बीच में समय मिलता है, जब समय मिलता है तो पेपर बनाते हैं। पेपर बनाते हैं, जो विकल्प उत्तर में हमें रखना होता है वो पहले लिख लेते हैं। और इसीलिए उस दिन गलत हो गया था। उस दिन बकरी नाटक वाला जो गलत हुआ था उसका कारण क्या था कि हमने ए विकल्प सही हमें करना था कि असंगत कौन सा है, तो हमने लिख लिया बकरी के सामने, लिख दिया असंगत प्रताप नारायण मिश्र। लेकिन बाद में फिर वो पेपर जब वहाँ छूट के दूसरा विकल्प बनाया तो इस पर ध्यान नहीं दिया, दूसरा असंगत कर दिया, तो इसलिए गलत हो गया था वो। अब इसमें चलो कोई बात नहीं, उत्तर आपके सामने है। ऊल जलूल नाटकों के प्रथम पुरस्कर्ता कौन है? ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं बताना है, भुवनेश्वर जी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, छूट गया है, छूट गया है। और छूट इसलिए गया है कि जो पेज है, एक पेज पर 3 प्रश्न बनाते हैं, तो एक पेज पर 3 हो गए, दूसरे पर 3 हो गए, और ये पेज पूरा हो गया तो नए पेज पर पहुंच गए। ये देखो नया पेज आ गया। तो हो सकता है हमने यहाँ लिखा होगा, फिर कहीं बिजी हो गए, नहीं लिख पाए उत्तर, कोई बात नहीं। ठीक है, उत्तर हमें पता होना चाहिए, गलत से तो हमें वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इस पर उत्तर लिखे होते तो थोड़ी व्याख्या हो जाती, और विकल्प इसलिए ऐसे लिखते हैं कि थोड़ी व्याख्या छांट के विकल्प लिखते हैं कि उनकी व्याख्या में भी आपको बेहद अच्छी जानकारी मिल जाए, इसलिए विकल्पों पर बहुत जोर देते हैं हम। ठीक है, ये देखो प्रद्योत गुरुकुल आप देख रहे हैं। अब पहुंच रहे हैं हम लोग 7वें प्रश्न पर। ठीक है, कौन से प्रश्न पर पहुंच रहे हैं? 7वें प्रश्न पर। क्या है? अंधा युग की सर्जनात्मकता हमें अभिभूत इन्वॉल्व न करके चिंतापरक कॉन्टेम्पलेटिव बनाती है। अंधा युग की सर्जनात्मकता, अंधा युग की सर्जनात्मकता हमें अभिभूत न करके चिंतापरक बनाती है। बहुत शानदार। अंधा युग की सर्जनात्मकता हमें अभिभूत न करके चिंतापरक बनाती है। यह कथन किसका है? बताइए। नामवर सिंह का, बच्चन सिंह का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, अशोक वाजपेयी का? बता दीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अंधा युग नाटक है, गीत नाट्य है, धर्मवीर भारती का है। ठीक है, 1955 में प्रकाशित है, बच्चन सिंह ने 1955 माना है। ठीक है, और इस नाटक की जो सर्जनात्मकता है वो हमें अभिभूत या इन्वॉल्व न करके क्या करती है? चिंतापरक कॉन्टेम्पलेटिव बना देती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी है डॉक्टर बच्चन सिंह का। ये कथन भी किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह के कथन बहुत पूछे जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इनके 2 बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो आपके पास होने चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए यदि आप गंभीरतापूर्वक विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो। नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ से निकाल कर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए 7वें प्रश्न का सही उत्तर हो गया बी। आइए देखते हैं 8वां प्रश्न। ठीक है, बहुत अच्छे से देख लो भाई। जो लोग बीच में भाग जाते हैं ज़रूर नुकसान करते हैं मेरे हिसाब से अपना, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें अपना भला चाहिए, जिन्हें लगता है कि हमें यहाँ से कुछ मिलेगा, वो यहाँ जुड़े रहें। ठीक है, अवश्य जुड़े रहें और आपको ज़रूर कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, बहुत कुछ लाभ मिलेगा। इस विश्वास के साथ हम आपके साथ जुड़ते हैं। ठीक है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रम बस जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रम बस जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। आह वेदना मिली विदाई। अधिकांशतः ये पंक्ति आती है और ये पूछा जाता है किन की है, तो आप सीधे सीधे इस पंक्ति को बता देंगे जयशंकर प्रसाद की है। इस तरह से अधिक पूछा गया है इसे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है। ठीक, सुगनी साहू परिवार,
से संबंधित थे। तंबाकू, सुगनी साहू, सुगनी क्या होती है? सुंघनी तंबाकू। ठीक, अब ये जयशंकर प्रसाद कामायनी महाकाव्य के लिखने वाले हैं। अब ये देखो देवसान, एक प्रश्न तो ये हो गया किनकी बनती है? जयशंकर प्रसाद की। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से हमें मिल गया कि ये गीत कौन गाता है, किसने गाया है? तो देवसेना ने गाया है। ठीक है, किस नाटक में है? तो स्कंदगुप्त नाटक में है। ठीक है, 3 प्रश्न हो गए, 1 2 3। किस अंक में है ये बताना है, बस बता दीजिए। प्रश्न आपका बनेगा तो प्रश्न में से ही बन जाएगा। उत्तर वाला तो आपको यदि ज़्यादा डीपली पूछा जाएगा, कठिन पेपर बनाया जाएगा, तब ये विकल्प देगा आपको, अन्यथा वो पूछेगा आह वेदना मिली विदाई, ये पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। या ये पूछेगा कि ये जो गीत है किस नाटक से है? तो स्कंदगुप्त से है। या ये गीत स्कंदगुप्त नाटक में किसने गाया है? तो देवसेना ने गाया है। अर्थात 1 2 3 यही प्रश्न बनने की ज़्यादा चांस रहेंगे, और थोड़ा कठिन बनाया जाएगा तब इस तरह का। कौन से अंक में है? तृतीय, पंचम, चतुर्थ और प्रथम। बताओ 8वें विकल्प का कौन सा सही है? बताओ। ये बी विकल्प सही है। ठीक है, पंचम अंक में है। कौन से अंक में है? पंचम में। अंक और दृश्य हमने कल बताए थे इसके, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए स्कंदगुप्त में कितने अंक हैं और कितने दृश्य हैं। चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक जी, स्कंदगुप्त नाटक का विदूषक कौन है? ठीक है, बताओ स्कंदगुप्त नाटक का विदूषक कौन है? विदूषक तो आप जानते ही हो, हंसाने वाला पात्र, जोकर, जिसे अंग्रेजी फिल्मों में जोकर कहा जाता है, हिंदी फिल्मों में जोकर कहा जाता है, मजाकिया, सबको हंसाता है। तो इस नाटक में विदूषक कौन है? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, प्रपंचबुद्धि, मुद्गल। बताओ कौन है विदूषक? बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। स्कंदगुप्त तो मेरे हिसाब से राजकुमार है। ठीक है, स्कंदगुप्त कौन है? राजकुमार। तो ये तो विदूषक है नहीं। अब यहाँ पर 3 बचे, अब 3 में से ही बता दो। 3 में से बताओ, ए बी सी या डी। बताओ बताओ कौन सा है? चलो ये ए हमने कम कर दिया, एक और करे दे रहे हैं कम। ठीक है, ये कुमारगुप्त कौन है? मगध का सम्राट है। कुमारगुप्त कौन है? मगध का सम्राट। ठीक है, आप नोट करके रखेंगे सारी जानकारियाँ। कुमारगुप्त कौन है? मगध का सम्राट है। स्कंदगुप्त नाटक में कुमारगुप्त है मगध का सम्राट। अब प्रपंच बुद्धि कौन है? प्रपंच बुद्धि, ये प्रश्न ये बहुत आता है पात्र परीक्षाओं में। प्रपंच बुद्धि पात्र कौन से नाटक से है? प्रपंच बुद्धि पात्र ये पूछा जाता है, प्रपंच बुद्धि पात्र कौन से नाटक से है? तो प्रपंच बुद्धि कैसे है? स्कंदगुप्त से। ठीक है, और ये है कौन? ये बौद्ध कापालिक। ठीक है, बौद्ध कापालिक है। ये कौन है? बौद्ध कापालिक। और मुद्गल कौन है? ये है विदूषक। मुद्गल कौन है? ये है विदूषक। ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न। कितनी जानकारियाँ मिली आपको? 8। स्कंदगुप्त किनका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। ये तो पहले से आपको पता है। कमेंट बॉक्स में चाहो तो इसका लिख दो, प्रकाशन वर्ष कब प्रकाशित हुआ। स्कंदगुप्त कौन? ये 4 पात्र आपको पता चल गए स्कंदगुप्त के सीधे सीधे। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, प्रपंचबुद्धि, मुद्गल। ठीक है, कोई भी पूछा जा सकता है। मुद्गल कौन से नाटक का पात्र है? स्कंदगुप्त। प्रपंचबुद्धि कौन से नाटक का है? स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। अब पूछा जा सकता है स्कंदगुप्त कौन था? तो राजकुमार। या ऐसे राजकुमार इनमें से कौन सा था? तो स्कंदगुप्त। मगध का सम्राट 4 विकल्प दे दिए, कौन सा था? तो कुमारगुप्त। बौद्ध कापालिक कौन था? तो प्रपंचबुद्धि। विदूषक कौन था? तो मुद्गल। ठीक है, इस तरह से आपको 9 प्रश्न मिले 9वें प्रश्न से। ये देखो 10वां प्रश्न। शानदार, जानदार, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण। चलो क्या है? असंगत है। 10वां प्रश्न, असंगत चयनित करना है। बहुत शानदार प्रश्न है। 10वां प्रश्न, असंगत कौन सा है?
बोलो। राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण गिरीश रस्तोगी ने रंगनाथ की वापसी नाम से किया। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, राग दरबारी का कमेंट में आप उत्तर लिखते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आपको सीधे सीधे बताए दे रहे हैं, समय कम लगे इसलिए। ठीक है, हम समय बर्बाद आपका नहीं करना चाह रहे हैं बिल्कुल भी, एक पल भी। राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण गिरीश रस्तोगी ने किया है, जिसका नाम है रंगनाथ की वापसी, इस नाम से। राग दरबारी किनका है? राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल का है, श्रीलाल शुक्ल का है। इसका हमने विषय वस्तु भी बता दी है आपको। ठीक, प्रकाशन वर्ष भी बताया है इसका, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। इसका हमने आपको इसे कौन सा पुरस्कार मिला है और कब मिला है ये भी बताया है। तो आप ये सारी चीज़ें कमेंट में लिखिए, कौन सा पुरस्कार मिला, कब मिला, और ये गिरीश रस्तोगी ने रंगनाथ की वापसी नाम से किया है, ये संगत है। दूसरा है, इन्होंने बाण भट्ट की आत्मकथा का रूपांतरण भी किया है। बिल्कुल सही है, बी विकल्प भी सही है। गिरीश रस्तोगी ने, किन्होंने? गिरीश रस्तोगी ने बाण भट्ट की आत्मकथा का रूपांतर भी किया है, बिल्कुल सत्य है। गोदान का नाट्य रूपांतर भी इन्होंने किया है, सी विकल्प। गोदान का नाट्य रूपांतर भी इन्होंने किया है, इन्होंने नहीं किया है, ये गलत हो गया, अर्थात असंगत हो गया, सी। 10 का सी सही हो गया। सुहाग के नूपुर का नाट्य रूपांतर प्रतिभा अग्रवाल ने किया है, ये प्रतिभा अग्रवाल हैं, इन्होंने ही गोदान का रूपांतर किया है। ठीक है, इन्होंने ही गोदान का रूपांतरण किया है और इन्होंने ही सुहाग के नूपुर का किया है। अर्थात ये दोनों, राग दरबारी और बाण भट्ट की आत्मकथा का नाट्य रूपांतरण गिरीश रस्तोगी ने और गोदान और सुहाग के नूपुर का नाट्य रूपांतरण प्रतिभा अग्रवाल ने किया है। 10वें प्रश्न का सी विकल्प सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं 11वां प्रश्न। सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, बताओ 11वां प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको इसमें से निकालना है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। चलो, रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान, नहुस गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक है, जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी, हनुमान नाटक महाराज विश्वनाथ सिंह। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है, बता दीजिए, बोलिए, उत्तर दीजिए, ए बी सी या डी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, एकदम उत्तम, अति उत्तम। ऐसे ही उत्तर देते रहो, ऐसे ही जुड़े रहो और कोशिश कर दिया करो कि 100+ जुड़ जाया करें लोग, बस। ठीक है, और शुरुआत से ही कोशिश किया करो जिससे शुरुआत से ही 100+ हो जाए। बाकी कोई बात नहीं, आगे हम आपसे नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल 100 के पास तो हो ही जाया करो, 100 तक। ठीक है, तो अच्छा लगता है, मन लगता है, मेहनत तो कर रहे हैं। ठीक है, मेहनत तो हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन अच्छे संख्या में लोग देखते हैं तो सुकून होता है कि चलो हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा कम से कम लोगों को पसंद आ रहा है, लोग देख रहे हैं। और कम देखते हैं तो फिर जानते ही, थोड़ा मन वैसा होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सुमेलित नहीं है रामायण महानाटक, ये बिल्कुल सुमेलित है साहब। ये कौन सा? ये बिल्कुल सुमेलित है। रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान का है। नहुस नाटक ये भी गोपाल चंद्र गिरधर दास का है, ये गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतेंद्र के पापा थे। जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है और डी विकल्प ये सुमेलित नहीं है, अर्थात डी विकल्प सही हो गया। हनुमान नाटक महाराज विश्वनाथ सिंह का नहीं है। तो हनुमान नाटक है किनका? हनुमान नाटक किनका है बता दीजिए, किनका है? हृदय राम का। किनका है? हृदय राम का। ठीक है, हनुमान नाटक हृदय नाम का नाटक है ये। ठीक, अब महाराज विश्वनाथ का भी बता दो, इनका भी बता दो कौन सा है? आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन, ठीक है,
आनंद आते हैं जब विश्वनाथ कृपा करते हैं। ठीक है, अब देखो आपको 1 2 3 4 5 लेखकों के 5 नाटक मिल गए जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये शुरुआती नाटक हैं, शुरुआत जहाँ से नाटकों की होती है। तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी में 11वां प्रश्न आप लोगों ने पूरा कर लिया डी विकल्प के साथ। ये देखो, ये भिन्न है, बहुत छोटा, छोटे हैं घाव करें गंभीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। ठीक है, बिहारी लाल के तो भिन्न है। अब भिन्न कई तरह से हो सकता है, लेकिन हम चाहो तो यहाँ पर आपको एक हिंट दे सकते हैं, क्लू दे सकते हैं, एक छोटी सी मदद कर सकते हैं आपकी। अंक के आधार पर भिन्नता बता दो इसमें। चलो, अंक के आधार पर भिन्नता कौन सा भिन्न है? प्रहसन वीथी व्यायोग समअवकार, प्रहसन वीथी व्यायोग समअवकार, अंक के आधार पर कौन सा भिन्न है? बोलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब छोटा लग रहा है भाई, इतना छोटा है तो आप ये कहो ये तो बहुत छोटा है भाई, हम इसे तो तुरंत कर देंगे, तुरंत कर दो, तुरंत बता भी दूँ। बताओ ए बी सी या डी? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताओ। प्रहसन एक अंक, अपने आप पता लग जाएगा। वीथी एक अंक, व्यायोग एक अंक, समअवकार 3 अंक। अब बताओ कौन सा भिन्न है? डी। कौन सा भिन्न है? डी। ये तीनों एक एक अंक के हैं, बाकी ये 3 अंक का होता है। ठीक, चलो 12वां हो गया। अब ये देखो 13वां, 13वां देख लो साहब, 13वां देख लो। एकदम नए प्रश्न, एकदम नई जानकारी। मुख संधि के कितने अंग हैं? बोलो, मुख संधि के कितने अंग हैं? 5 8 12 21। मुख संधि के कितने अंग हैं बता दीजिए? 5 8 12 21। ए बी सी डी। ठीक है, संधियां नाटक में कितनी होती हैं? हमने बताया आपको, बताओ कमेंट करके। नाटक में संधि कितनी होती हैं? नाटक में संधि कितनी होती हैं? 5। नाटक में संधि कितनी होती हैं? 5। अब ये नाटक में 5 संधि कौन कौन सी होती हैं बताइए? पहली संधि होती है मुख, ठीक है, जिसकी बात की जा रही है। दूसरी होती है प्रतिमुख, ठीक, दूसरी कौन सी होती है? प्रतिमुख। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात काय की कर रहे हैं? सिर्फ मुख की कर रहे हैं, आगे की संधियों की नहीं कर रहे हैं। चाहो तो हम आगे की भी आपको बता देंगे, लेकिन आप मुख की बात कर रहे हो। ठीक है, मुख की बात कर रहे हो। तीसरी कौन सी होती है? गर्भ। चौथी कौन सी होती है? विमर्श। चौथी संधि कौन सी है नाटक की? विमर्श। 5वीं संधि कौन सी है नाटक की? निर्वहन। ठीक, 5वीं नाटक की कौन सी है? निर्वहन। ये 5 संधियां होती हैं। अब मुख संधि जो है, इस मुख संधि में अंग पूछे हैं, कितने अंग होते हैं? तो इसमें होते हैं 12 अंग। ठीक, सी विकल्प सही है, 12 अंग होते हैं। चलो ये देख लो। अब 14वां प्रश्न, 14वां प्रश्न देख लीजिए। ये है 14वां प्रश्न, बहुत शानदार। 4 यारों के यार, 4 यारों के यार चर्चित नाटक के लेखक कौन हैं? 4 यारों के यार चर्चित नाटक के लेखक कौन हैं बताइए? ए बी सी या डी? कौन से हैं? शीघ्रता से बताओ। 4 यारों के यार चर्चित नाटक किसने लिखा है? 4 यारों के यार चर्चित नाटक के रचनाकार बता दीजिए कौन है? बोलो, बताओ कौन है? ए विकल्प सही है, सुशील कुमार सिंह। कौन है? सुशील कुमार सिंह। 4 यारों के यार नाटक सुशील कुमार सिंह ने लिखा है। अब दया प्रकाश सिन्हा का नाटक कमेंट बॉक्स में लिखो। दया प्रकाश सिन्हा का लिखो, बलराज पंडित का लिखो। ठीक है,
ठीक। और लिखना है आपको बलराज पंडित का, ठीक है। बताओ, दया प्रकाश सिन्हा का नाटक, कोई एक नाटक बता दो। अमृतपुत्र, बहुत महत्वपूर्ण नाटक। कौन सा है? अमृतपुत्र, ठीक। बलराज पंडित का कोई महत्वपूर्ण नाटक बता दो। बलराज पंडित, इनका महत्वपूर्ण नाटक है एक और तथागत, एक और तथागत, ठीक है। एक और तथागत। और सुशील कुमार सिंह का तो हो ही गया, चार यारों के यार। एक और है सिंहासन खाली, कल बताया था, ठीक। 14वां का ए विकल्प सही है। 15वां देख लो अब, ये लो, बहुत देर में आया सुमेलित वाला, आज तो पहली बार अब आया है सुमेलित वाला प्रश्न, ठीक है। सुमेलित वाला प्रश्न पहली बार आया है आज, ठीक। देखो, घाटियाँ गूंजती हैं, शुतुरमुर्ग, काला पहाड़, कबीरा खड़ा बाजार में, ए बी सी या डी, कौन सा विकल्प सही है? उधर दिए हुए हैं लेखक, इधर दिए हुए हैं नाटक। नाटकों को लेखकों से सुमेलित कर दीजिए, नाटकों को लेखक से सुमेलित कर दीजिए। अब देखो, करो, अ का कौन सा सही है? अ, घाटियाँ गूंजती हैं, घाटियाँ गूंजती हैं, बताओ अ का कौन सा सही है? अ का कौन सा सही है? बोलो, घाटियाँ गूंजती हैं, घाटियाँ गूंजती हैं दूसरा विकल्प शिव प्रसाद सिंह का है। किनका है? शिव प्रसाद सिंह का, ठीक। अब दूसरा है शुतुरमुर्ग, ये किनका है? शुतुरमुर्ग, बताइए शुतुरमुर्ग किनका है? बताओ शुतुरमुर्ग किनका है? ये है ज्ञानदेव का। काला पहाड़ किनका है? काला पहाड़ किनका है? ये है सुदर्शन चोपड़ा का। और कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का। ये हो गया साहब, ठीक। अब इन्हें मिला लो, अ के साथ क्या जाएगा? दूसरा, अ के साथ दूसरा, ये तो दो गलत हो गए। अब ये दोनों बचे, ब के साथ तीसरा, ब के साथ तीसरा, ये विकल्प सही है, ये गलत है, अर्थात ए विकल्प सही है। 15वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण नाटक और बहुत महत्वपूर्ण लेखक, ठीक है। चलो ये लो 16वां प्रश्न, बता दीजिए भाई। दिखने में छोटा सा है, उत्तर तो आपको देना ही है। बताओ, भरत मुनि ने कितने प्रकार के नाट्य मंडपों की चर्चा की है? भरत मुनि ने कितने प्रकार के नाट्य मंडपों की चर्चा की है? नाट्य मंडप 8, 6, 4, 3, बताओ कौन सा सही है? ए बी सी डी, ए बी सी डी कौन सा सही है? तो भरत मुनि ने 3 प्रकार के नाटक बताए हैं। कितने प्रकार के बताए हैं? 3। कितने प्रकार के नाटक बताए हैं? 3 प्रकार के। अब कौन कौन से बताए हैं बता दीजिए, बताओ कौन कौन से बताए हैं, ये भी बता दीजिए, बताओ। पहला है विकृष्ट, पहला है विकृष्ट, ठीक। दूसरा क्या बताया है? दूसरा बताया है चतुरस्त्र, चतुरस्त्र, ठीक। और तीसरा क्या बताया? त्रयस्त्र, त्रयस्त्र, ऐसे लिख लो। तीसरा क्या बताया? त्रयस्त्र, ठीक। तो ये 3 प्रकार के नाटक मंडपों की चर्चा की है, ठीक है। और वैसे चाहो तो गणित की भाषा में इसे कहा है आयताकार, ठीक। ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये कौन सा नाटक मंडप है? आयताकार। ये कौन सा नाटक मंडप है? वर्गाकार, ठीक। और ये कौन सा है? त्रिभुजाकार। ये कौन सा है? त्रिभुजाकार, ठीक है, त्रिभुजाकार। नोट कर लेना भाई, नोट कर लेना। त्रयस्त्र, त्रय माने 3, चतुष 4 और विकृष्ट आयताकार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, डी विकल्प सही है। 16वां के बाद चलते हैं 17वां प्रश्न। वाह भाई वाह, एकांकी आ गई साहब। एकांकी भी नाटक होती है और एक अंक की होती है। एकांकी के अंक
कितने हैं? संकलन त्रय एकांकी से संबंधित होता है। बादल की मृत्यु कौन सा असंगत है? 17वां में असंगत पूछा जा रहा है, बताओ कौन सा असंगत है? 17वां में बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा की है, बिल्कुल संगत है। कार्बन और स्ट्राइक भुवनेश्वर की है, बिल्कुल संगत है। बहू की विदा जगदीश चंद्र माथुर की नहीं है। लक्ष्मी का स्वागत ये उपेंद्र नाथ हस्क की है, अर्थात ये विकल्प सही हो गया 17 का सी। अब बहू की विदा किनकी है तो ये जान लो, बहू की विदा है विनोद रस्तोगी की। बहू की विदा किनकी एकांकी है? विनोद रस्तोगी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल में पढ़ी हो शायद। अब अगला क्या है? जगदीश चंद्र माथुर की भी एक बता दो। तो जगदीश चंद्र माथुर की एक यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, भोर का तारा। भोर का तारा, जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी भोर का तारा। ये 5 एकांकी आपको पता लगी और उनके लेखक। अब चलते हैं 18वां प्रश्न। ये लो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 18वां प्रश्न देखो, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, यहाँ पर सुमेलित शब्द नहीं लिखा हुआ है। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, कर दो सुमेलित। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, बोलो सुमेलित कीजिए। कैसे कैसे सुमेलित होगा? यात्रा लोकनाट्य कहाँ का है? तमाशा लोकनाट्य कहाँ का है? हिंदी नाट्य समिति कहाँ की है, कहाँ स्थापित हुई है? और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? ठीक है, बताओ। यात्रा जो है बताए दे रहे हैं, समय कम है। यात्रा है पश्चिम बंगाल का, तमाशा है महाराष्ट्र का। हिंदी नाट्य समिति की स्थापना हुई थी प्रयाग में, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है, अब इनका मिलान कर लो। यात्रा, यात्रा कहाँ है? यात्रा है पश्चिम बंगाल। का चौथा 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 3 जगह है। ठीक, अब देखो तमाशा कहाँ है? महाराष्ट्र। बका तीसरा, तो बका तीसरा यहाँ है, ये बी विकल्प सही हो गया। कौन सा सही हो गया? 18 का बी विकल्प। और हिंदी नाट्य समिति कहाँ है? प्रयाग में। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोट रखिए और याद भी रखिए। एक प्रश्न में 4 जानकारी पूछा जाएगा तो सिर्फ यही पूछा जाएगा कि यात्रा लोकनाट्य कहाँ का है। पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा तमाशा कहाँ का है। पूछा जाएगा तो हिंदी नाट्य समिति कहाँ स्थापित हुई थी। पूछा जाएगा तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। तो एक प्रश्न में 4 प्रश्न मिल रहे हैं आपको। ये है प्रद्योत गुरुकुल। ठीक है, आइए अब देखते हैं 19वां प्रश्न। विपिन का नाटक है। विपिन का नाटक है 3 अपाहिज, लोटन, खोए हुए आदमी की खोज, ये सभी। तो ये सरकारी ऑप्शन आ गया इसमें, ये सभी वाला सही है। 19वें प्रश्न का डी विकल्प सही है, ये सभी हैं विपिन के नाटक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न, बहुत बढ़िया। 20वां प्रश्न देखते हैं अब। 20वां प्रश्न सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए नाटक के रचनाकार कौन है? सिर्फ तुम्हारे लिए नाटक के रचनाकार बता दीजिए। बताओ, ए, बी, सी या डी? सिर्फ तुम्हारे लिए नाटक के रचनाकार है गोपाल उपाध्याय। ए विकल्प सही है, गोपाल उपाध्याय। कौन है? गोपाल उपाध्याय। संतोष नारायण नौटियाल का कौन सा है? इनका भी नाटक बता दीजिए। संतोष नारायण चाय पार्टियाँ, क्या है? चाय पार्टियाँ। क्या है इनके नाटक का नाम? चाय पार्टियाँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट। और ललित सहगल का नाटक बता दीजिए। हत्या एक आकार की। ठीक है, ललित सहगल का। तो ये हुए 20 प्रश्न।
ठीक है, ये हुए 20 प्रश्न। वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक आभार। इन 20 प्रश्नों की शानदार व्याख्या हुई। आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, ठीक है, हमारे द्वारा की जा रही मेहनत आपको कहाँ तक आगे बढ़ा रही है, चैनल के प्रति हमारे प्रति सुझाव, ठीक है, आपकी संवेदनाएं जो भी हैं आप कमेंट करके अवश्य बताइए। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पहले से देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक, वैसे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, दिल खुश हो जाता है। आपकी कितनी मेहनत है, वीडियो देखनी है, तैयारी करनी है, एक प्यारा सा 1-2 कमेंट कर दो, कम से कम हमें भी पता लगे कि आपने वीडियो देखी है। ठीक है, और बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, इसी आशा के साथ जय हिंदी, जय भारत, राधे राधे।